हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डे 4 है हमारा इस लेक्चर का, नीट का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4। थर्ड लेक्चर में हमने कैपेसिटर पढ़ा था और सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड किए थे, एक एक एग्जाम्पल लेकर, और जितने भी फॉर्मूला हैं दिए हुए सभी फॉर्मूला को अच्छे से मैंने समझाया था आपको। आज के इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे और पूरा एकदम पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, केवीएल, केसीएल सब कुछ कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो बने रहिए पूरे लेक्चर में हमारे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वर्ड आया कहाँ से, इसका क्या डेफिनेशन है? तो करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज़ के फ्लो को करंट बोलते हैं। जैसे वाटर का फ्लो होता है नदी में तो वाटर करंट बोलते हैं। एयर करंट मतलब एयर का बहाव है, फ्लो हो रहा है एयर का। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बोलकर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इस चैप्टर के स्टडी को, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जिस फिजिक्स के जिस चैप्टर में पढ़ते हैं या जिस यूनिट में पढ़ते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लो। यानी करंट मतलब फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से वर्ड लिया गया है। तो फ्लो होगा इस चैप्टर में किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो भी फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया है अब तक नेचर में, उनका ही स्टडी है इस चैप्टर में। फर्स्ट फार्मूला जिसमें बेस्ट न्यूमेरिकल आने वाला है वो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट को समझना। करंट क्या होता है भैया? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना जल्दी जल्दी चार्ज का फ्लो हो रहा है। जैसे वाटर करंट ज़्यादा कब बोलेंगे? जब फ्लड आता है तो नदी में तेज़ी से पानी का बहाव होता है तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर करंट है। तो करंट मतलब कितना फास्ट मूव कर रहा है कोई चीज़। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कितना ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो दो तरह का करंट हम लोग मेज़र करेंगे, सीखेंगे, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। दो करंट होता है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? तो Q का कुछ पक्का इक्वेशन दिया होगा, Q इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम का कुछ फंक्शन होगा, Q इक्वल टू 3t 5t, ऐसा कुछ होगा। अभी मैं डिफाइन करूं डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से पहले, तो ऐसा कुछ होता है, एक कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ध्यान लगाकर देख रहा है, ऐसे ध्यान लगाकर देख रहा है, t टाइम तक देखा। कितने टाइम तक देखा? ये t। तो मैंने इससे पूछा कि टी टाइम में बता कि कितना चार्ज यहाँ से क्रॉस किया। इससे मैं पूछा कि बता कि टी टाइम में कितना चार्ज तुम्हारे से ऐसे क्रॉस किया। तो टी समय तक जब ये देखा ना तो ये बोला सर टी टाइम में क्यू चार्ज क्रॉस किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो 1 सेकेंड में कितना क्रॉस किया होगा? क्यू बाई टी। इसी क्वांटिटी को बोला जाता है इस वायर में या इस कंडक्टर में करंट। यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को करंट डिफाइन किया गया है। जैसे फास्ट दौड़ने को या स्लो दौड़ने को, अगर आप तेज़ी से दौड़ते हैं या एक बाइक आप राइड कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ आप उसको चला रहे हैं बाइक को, या आप खुद दौड़ रहे हैं, तो आपके स्पीड को ज़्यादा कब बोला जाता है? तो दो लोग मान लीजिए दौड़े, एक पर्सन ऐसे दौड़ा कि वो 2 सेकेंड में 4 मीटर दौड़ा और दूसरा को 2 सेकेंड में मौका दिया तो वो 6 मीटर दौड़ा। तो दोनों का स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। तो कैसे ही आया होगा डिस्टेंस बाई टाइम कि 2 सेकेंड में 6 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना दौड़ा? तो 6/2, तो वही तो आया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड कैसे हम लोग निकालें कि कोई फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है? यूनिट टाइम से निकालें कि यूनिट टाइम में कितना वो दौड़ा। वैसे ही करंट कितना है, कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इस बात का जानकारी हमको इससे मिलता है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो इसने देखा कि टी टाइम में क्यू किया तो यूनिट टाइम में क्यू बाई टी किया होगा। इसीलिए करंट का डेफिनेशन बना दिया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। तो करंट का फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी। समझ गए क्यों करंट डिफाइन किया गया क्यू बाई टी से? पता करने के लिए कितना तेजी से चार्ज दौड़ रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? तो 1 सेकेंड में ऑब्जर्व करेगा कि कितना चार्ज गया। 2 वायर है,
अब एक वायर में 1 सेकेंड में 10 कूलम क्रॉस कर गया और दूसरे वायर में 1 सेकेंड में 2 ही कूलम क्रॉस किया, तो यानी दूसरे वाले में स्लो स्लो दौड़ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, स्लो चार्ज का मूवमेंट होगा। खैर ये तो समझने की बात हो गई कि ऐसे डेफिनेशन क्यों बनाया गया करंट का चार्ज बाई टाइम। अब न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए इंस्टेंटेनियस जब भी करंट पूछेगा उस समय चार्ज का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे Q इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। T इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 चार्ज था, ये देखने वाले ने बोला सर T इक्वल टू 0 पे चार्ज है ही नहीं। 1 सेकेंड जब पुट करेगा 1 का स्क्वायर 1, T इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 कूलम चार्ज इसको दिखा यहाँ से क्रॉस करता हुआ। जब इसके घड़ी में टाइम जैसे ही 2 सेकेंड पे टाइम हुआ तो 2 सेकेंड के पास 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 कूलम चार्ज गुजरा यहाँ से। तो इंस्टेंटेनियस के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, चार्ज का जो भी इक्वेशन होगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। और एवरेज पूछेगा तो एवरेज में पक्का 2 टाइम दिया होगा, फ्रॉम t इक्वल टू दिस टू t इक्वल टू दिस। इंस्टेंटेनियस में 1 टाइम होगा दिया हुआ, 1 इंस्टेंट, और एवरेज में पक्का एक इंटरवल दिया होगा टाइम का कि इतने समय से इतने समय तक के बीच का एवरेज निकालें। तो एवरेज में जितना टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल में टोटल चार्ज कितना यहाँ से गुजरा। जैसे बोलेगा कि 0 से 5 सेकेंड के बीच का एवरेज बताइए, तो इसको देखने के लिए बोलेंगे कि 0 सेकेंड से तू शुरू कर और 5 सेकेंड तक देख कि कुल कितना चार्ज गया यहाँ से। तो ये कुल मिला के चार्ज लिखना है और कितना समय इसने ऑब्जर्व किया वो पूरा टोटल टाइम लिख दीजिए। तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम से क्या मिलता है, एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा, एवरेज करंट। एक न्यूमेरिकल के थ्रू आइए और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर इसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करने का ऐसा इक्वेशन दिया है Q इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसको देखने के लिए बोले तो इससे मैं पूछा कि बता इंस्टेंटेनियस करंट कितना है 2 सेकेंड पे। इंस्टेंटेनियस मतलब 1 इंस्टेंट पे, तो वो इंस्टेंट दिया रहेगा 2 सेकेंड पे मान लेते हैं, इससे पूछा गया। तो ये इंस्टेंटेनियस जैसे ही देखेगा डिफरेंशिएट कर देगा इसको, Q इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा सर इंस्टेंटेनियस तो आप बताए थे डिफरेंशिएशन करना होता है Q को, Q ही टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। Q को टी स्क्वायर जैसे ही रखे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। कितने समय पे पूछे थे, 2 सेकेंड पे, तो t की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 4 एम्पियर हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट इसमें 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एवरेज बताइए सर, एवरेज क्या होगा, एवरेज तो एवरेज के लिए 2 टाइम देना पड़ेगा आपको कि कितने समय से कितने समय तक, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच का एवरेज बताइए। तो जब टाइम 0 था उस समय चार्ज फ्लो कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, 0 था, तो Q 0 पे 0 था। और जब 2 सेकेंड हुआ उस समय 2 का स्क्वायर 4 कूलम, 2 सेकेंड जब यहाँ पे था उसमें 4 कूलम क्रॉस किया उस यूनिट टाइम में। तो 2 सेकेंड पे चार्ज का वैल्यू Q एट 2 सेकेंड रखेंगे, फिर 0 से 2 पूछा था तो T इक्वल टू 0 पे रखेंगे, तो Q 0 पे कितना फ्लो कर रहा था वो रखे, और टाइम इंटरवल 0 से 2 के बीच 2 माइनस 0 टाइम इंटरवल हो गया, यानी 2 सेकेंड। टाइम इंटरवल 2 सेकेंड हुआ। 2 सेकेंड पे जब इसने देखा तो 2 सेकेंड पे चार्ज 2 का स्क्वायर 4 कूलम क्रॉस किया, 4। 0 सेकेंड पे 0 कूलम चार्ज था, तो कुल मिला के 0 से 2 सेकेंड के बीच, 0 से 2 सेकेंड के बीच 4 माइनस 0 यानी कि 4 कूलम चार्ज क्रॉस किया और समय 2 सेकेंड मिला, तो 4/2 किए तो 2 आ गया। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच का एवरेज करंट 2 एम्पियर आया। एवरेज करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। क्लियर हो गया कैसे एवरेज निकाल रहे हैं? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया। एवरेज जब भी पूछेगा तो 2 टाइम रहेगा, 1 टाइम पुट करेंगे इसमें तो Q का वैल्यू मिलेगा इस टाइम पे, और ये टाइम पुट करेंगे तो Q का दूसरा वैल्यू मिलेगा। उन दोनों Q को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया वो मिल जाएगा, इंटरवल का चार्ज, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हैं कंडक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी होता है करंट और ये एरिया इधर मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, यानी करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं करंट बाय एरिया के मैग्नीट्यूड को करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसका डायरेक्शन किधर होता है? जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन लेना है। तो चूंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए
इसका एरिया के साथ इधर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब ये स्केलर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर हो जाता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में करंट डेंसिटी डायरेक्ट गिवन हो वेक्टर फॉर्म में, एरिया वेक्टर भी गिवन हो और करंट पूछे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है आपको। क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, देखिए यहाँ एक ऐसा कंडक्टर दिया हुआ है, एक तरफ वाइड है एक तरफ पतला है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। तो बोलेगा करंट डेंसिटी किधर ज़्यादा है, तो करंट डेंसिटी जिधर एरिया से कम है ना, उधर डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट अगर P है और ये Q है ना इधर, तो हम लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी का वैल्यू P पॉइंट पे ज़्यादा होगा करंट डेंसिटी Q के रेस्पेक्ट में। P पॉइंट पे ज़्यादा है क्योंकि करंट तो सेम है इसमें, इस कंडक्टर में, लेकिन चूंकि यहाँ नैरो है, एरिया कम है, इसलिए यहाँ की करंट डेंसिटी ज़्यादा है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए करंट डेंसिटी। अगला कॉन्सेप्ट आते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले समझ लेते हैं क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला भी याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रहेगा एग्जाम में। ये एक इलेक्ट्रॉन था, कंडक्टर में रैंडमली मूव कर रहा था। तो हम मान लिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन के कारण यहाँ चाइना जाने वाला था। इसके अंदर एक पॉइंट का नाम मैंने चाइना रख दिया है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बिफोर अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से कहाँ को जा रहा था, यहाँ जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जैसे ही किए, मैंने बैटरी से कनेक्ट किए, इधर प्लस आ गया इधर माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्लस बुलाएगा, आ जा बेटा इधर। तो ये जो जाने वाला था इधर, वो प्लस की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगा, तो इधर जाते जाते पूरा इधर तो नहीं जा पाएगा, थोड़ा उसका भी बात मानेगा। तो फाइनली होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन था तो जाना था यहाँ, तो अब यहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ा उधर भी तो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, तो फाइनली वो ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे जाएगा, देखिएगा ना, ये आगे जाते के साथ थोड़ा थोड़ा उधर भी मुड़ने लगेगा, उधर भी उसके तरफ जाने लगेगा प्लस के तरफ, और फाइनली पहुँच जाएगा ऐसे यहाँ। इसको जाना था चाइना, पहुंच गया जापान। किसके चक्कर में पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में। ये तो यहाँ जाना था यहाँ चला गया, तो इसको बोलते हैं कि ड्रिफ्ट कर गया, वो उधर क्या कर गया, ड्रिफ्ट। और जितना ड्रिफ्ट किया और उसको समय जितना लगा उसमें, तो वो ड्रिफ्ट बाई समय को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाना था यहाँ और चला गया यहाँ, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोले इस ड्रिफ्ट को। और जितना समय इसको मिला यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से ऐसे आने में, उस समय से डिवाइड कर देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे। और ऐसा एवरेज निकालेंगे, एक का नहीं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मैंने समझाया, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, तो सबके एवरेज को ही क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके सर, समझ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, कि अपने ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं जाकर किसी और पोजीशन पे इस प्लस के चक्कर में चला जाता है वो। तो उस ड्रिफ्ट को टाइम से डिवाइड करने पे जो वेलोसिटी आता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। ये फॉर्मूला याद है तो आराम से न्यूमेरिकल होगा, एग्जाम में फॉर्मूला ही तो याद आना चाहिए। तो Vd इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम। यहाँ E है वही चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 ×10⁻⁹ कूलम, और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आप अप्लाई किए हैं बैटरी के लगा के, और M मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg। टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो टकराने का भी चांस है, दो इलेक्ट्रॉन टकरा भी सकते हैं आपस में, तो दो टक्कर के बीच जो समय मिलता है खाली, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो ई टाउ बाई एम, एक तो ये फॉर्मूला है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो करेंट अगर दिया हुआ है सर्किट में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आई बाई नाई। आई याद रहेगा, NAE नाई, सिंपल है, आई बाई नाई, एग्जाम में आना चाहिए, INAE नाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ट्रिक हो गया ये। मोबिलिटी क्या होता है, अभी देखिए, अगर किसी ने E इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हुआ, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितना ड्रिफ्ट होता, E इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हुआ, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितना होता, Vd बाई।
इसी क्वांटिटी को मोबिलिटी बोला गया। मोबिलिटी मतलब मूव करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन में कितना मूव करने की एबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करता है ये मोबिलिटी। और इसका फॉर्मूला कैसे बना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। क्लियर है? ओके। अब इसका सिग्मा एक क्या होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी और उसका उल्टा रेजिस्टिविटी, 1/सिग्मा को रो बोलते हैं। तो जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, और ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों को कि ये एग्जाम में भूल भी जाते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या क्या था, NE² τ/m। तो इसको याद करने के लिए ऐसे एक एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम देना ही है आपको, तो इसको E² को मैं अलग अलग लिख दिया, E और E याद करने के लिए। तो ये नीट हो गया, नीट तो याद ही रहेगा, नीट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इधर नीट लिखा हुआ है और इधर में, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ट। तो सिग्मा इक्वल टू नीट/m याद रखिएगा। नेक्स्ट है R इक्वल टू ρl/a, ये सिग्मा के रेसिप्रोकल को ही रो बोलते हैं, तो ये रो हो गया। रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये तो मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, R रेजिस्टेंस हो गया। ये लेंथ और एरिया यहाँ पे है, कंडक्टर का इतना लेंथ है, इतना एरिया है, और रेजिस्टिविटी रो है, तो उसका रेजिस्टेंस इस फार्मूला से दिया जाएगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होना माने अच्छा कंडक्टर बन जाना, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R0 रेफरेंस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, यानी 0 डिग्री और या कभी कभी 20 डिग्री भी दिया रहेगा, तो R0 हो गया रेफरेंस पॉइंट पे टेम्परेचर, ब्रैकेट में 1 + अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना आपने बढ़ा दिया कंडक्टर का। जैसे 20 डिग्री पे आप रेजिस्टेंस कुछ माने कि इतना है रेजिस्टेंस, तो अगर उसको गर्म करके 40 डिग्री कर दिए तो 20 - 40 - 20 कितना हुआ, 20। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ 20 रखना है, और ये गिवन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ। क्लियर है? ओके सर, समझ गए। 9 नंबर पॉइंट, पुराना कहानी, सीरीज के लिए R1 + R2 ... ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगा, तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब ये अलग से ये क्यूब वाला एक याद करा दे रहे हैं, क्यूब वाला आ सकता है। क्यूब में कहाँ कहाँ आता है, तो क्यूब में या तो ए बी में आएगा, अगर ए बी में आएगा ना तो उसको नियर कॉर्नर समझना है, नियर कॉर्नर, पास का कॉर्नर। और ए से सी के बीच अगर पूछेगा इक्विवेलेंट, ये सब एक एक रजिस्टर है, एक एक साइड क्या है, एक एक रजिस्टर बना हुआ है। और अगर ए से सी बोलेगा तो इसको फेस डायगोनल बोलते हैं, तो वो एफ देखिए फेस डायगोनल ये है। और ए और डी के बीच पूछेगा इस कोना से इस कोना, तो उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ए डी को क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और नियर कॉर्नर, ए और बी नियर कॉर्नर है। कैसे याद रखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7, और ये अलग से याद कर लीजिए, 8 नहीं 12, ये खाली अलग से याद करना है, 8 नहीं लिखना है 12 लिखना है, बाकी 3 से कंटिन्यू है। 3 4 5 6 7 12, सब में आर 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 लगा दिए, और इसको ऑर्डर में याद रखना है। एफ बी सी, ए बी सी ऐसे होता है, जैसे फेसबुक में चेहरा हम लोग देखते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फेसबुक में क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, सी मतलब चेहरा। 3 4 5 6 7 12, आर 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 लगा दिए। अब याद हो गया सबके अक्रॉस क्या इक्विवेलेंट आएगा, फेस डायगोनल के अक्रॉस क्या आएगा, मतलब AC के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 3R/4। बॉडी डायगोनल के क्रॉस क्या आएगा, AD के क्रॉस क्या आएगा, 5R/6। और नियर कॉर्नर के अबाउट AB के अबाउट क्या आएगा, 7R/12। अगर इसमें रेजिस्टर के बजाय कैपेसिटर लगा दिया जाए तो इक्विवेलेंट जस्ट इसका उल्टा होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 6 ऊपर 5 नीचे, 12 ऊपर 7 नीचे, यानी कि 4C/3 होगा फेस डायगोनल के लिए।
मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 4C/3। बॉडी डायगोनल मतलब ए और डी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा तो 6C/5। वैसे ही नियर कॉर्नर ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा और एक एक साइड में एक एक कैपेसिटर लगा होगा तो 12C/7 हो जाएगा। वाह, समझ गए ये पूरा बात। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि बैटरी अगर पैरेलल और सीरीज में कनेक्टेड है, बहुत सारे सेल कनेक्टेड हैं पैरेलल और सीरीज या मिक्स ग्रुपिंग में, तो उनको एक सिंगल सेल से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कितने वोल्ट का सिंगल सेल वो होगा। अगला पार्ट पे आ गए हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ईएमएफ, बैटरी के ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं। पहला सेल E1 ईएमएफ R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल का ईएमएफ कितना है सर E2 रेजिस्टेंस R2, थर्ड वाले का E3 R3, ऐसे और भी हो सकता है बहुत सारा। तो ऐसे कनेक्टेड अगर ये सब है, कैसे कनेक्टेड होना चाहिए देखिए ध्यान से। पहला का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव में होना चाहिए, फिर से दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव में होना चाहिए। ऐसा अगर कनेक्शन है तो क्या होगा, इन सब का ऐड हो जाता है। नेट इक्विवेलेंट, नेट या इक्विवेलेंट मतलब इसको सबको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है तो उसका आपको ईएमएफ लिखना पड़ेगा इन सब का सम, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस जितना भी है सबको सम करके लिखेंगे। मतलब इतने सेल को एक सिंगल सेल से आप रिप्लेस कर सकते हैं उतने वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सब सीरीज में है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐड कर देंगे। यानी इतने सेल को एक सिंगल सेल से आप रिप्लेस कर दीजिए बड़े से सेल से, उसका ईएमएफ आप रख दीजिए E इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दीजिए R इक्विवेलेंट। तो इतना बड़ा लफड़ा वाला सर्किट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया सिंगल सेल से। वैसे ही अगर पैरेलल में ये सब है, E1 E2 E3 E4 ऐसे पैरेलल में है, R1 R2 R3 सब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इतने सारे सेल को मुझे अगर सिंगल सेल से रिप्लेस करना है तो उस सिंगल सेल का कितना ईएमएफ रखेंगे हम आखिर, E1 रखेंगे क्या, E2 रखेंगे क्या, कि दोनों का सम रखेंगे क्या, नहीं, कितना रखेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 E2 बाई R2। इससे जो E इक्विवेलेंट आएगा वो रखना है। अब R इक्विवेलेंट क्या रखेंगे सर यहाँ पे हम, तो ये R1 R2 R3 पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में आता ही है आपको 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 बाई R2, R1 R2 सब दिया रहेगा, उससे R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। R इक्विवेलेंट को यहाँ छाप दीजिए ले जाकर। R1 तो पता ही है, यहाँ रख दीजिए, E1 भी गिवन होगा, E2 गिवन होगा, R2 गिवन होगा, तो क्या आपको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो पैरेलल में भी देखिए कितना आसान है E इक्विवेलेंट निकालना। अब इतने तामझाम को आप हटा सकते हैं सिंगल सेल से जिसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा जो यहाँ से आया था। क्लियर बात। आज ही मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है इस पे न्यूमेरिकल का, जिसमें एक मछली है, मछली का फोटो बनाया हुआ है। इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो वो डाला हुआ है, उसमें इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल किया हुआ है कि कुछ नंबर लेकर कि इसका इतना ईएमएफ है, इसका इतना है, ऐसे करके, और मिक्स्ड ग्रुपिंग का न्यूमेरिकल है उसमें, देख लीजिएगा वो वीडियो। इसमें मिक्स कर रहे हैं, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, तो सेम ईएमएफ ईएमएफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस का M सेल सीरीज में है, कितना M, और ऐसा जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो 1 2 3 रो मतलब n टाइम्स है। एक बार ऐसा है, दो बार ऐसा है, तीन बार ऐसा है, ऐसे करते करते n बार ऐसा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस करना चाहते हैं सिंगल सेल से, तो कितना वोल्ट का सेल होना चाहिए सर? आप बताए थे सीरीज में सबको ऐड कर दीजिए, तो E 2E 3E, तो M टाइम्स है तो ME, क्या हो गया ME, ये सब मिला के, तो मैं यहाँ लिख दिया ME सब सीरीज, तो ये सब सीरीज वाला मिल के एक हो गया ME, और R मिलाकर M टाइम्स R हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया M टाइम्स R। लेकिन ऐसा और भी नीचे है, तो ये M टाइम्स R M टाइम्स R M टाइम्स R N बार है, तो MR बाई N हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में 10 10 3 बार आता है ना, तो 10/3 हो जाता है,
पैरेलल में 10 ओम 10 ओम 10 ओम 100 टाइम्स रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट 10/100 आ जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में इन सब का मिला के एम आर है, तो एम आर एन टाइम्स रहेगा तो एम आर बाई एन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका मिलाकर एम आर बाई एन आया। और ईएमएफ का क्या हुआ सर? तो ईएमएफ ई मिलाकर एम ई हो गया था, और पैरेलल में जब सेम ईएमएफ लगाते हैं ना आप, इसका भी एम ई, इसका भी एम ई, इसका भी एम ई, तो इक्विवेलेंट एम ई ही रह जाता है। क्यों एम ई ही रह जाता है सर? इससे करके दिखाइए। देखिए, इसका अगर ई रहता, ये भी ई रहता, ये भी ई रहता, तो इक्विवेलेंट क्या आता? आर इक्विवेलेंट इसका क्या आता? इन सब का ये आर 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 ऐसे रहता, तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाता आर बाई एन। क्या आ जाता? आर बाई एन। और इधर जब लिखते हैं हम E1/R1 और E2/R2, तो E कॉमन ले लेते क्योंकि सबका E सेम था, तो 1/R1 1/R2 1/R3 ये भी तो आर इक्विवेलेंट ही है। और ये आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई होके और इस आर इक्विवेलेंट से इस आर इक्विवेलेंट को क्या कर देता? कैंसिल कर देता। नहीं समझ रहे हैं? ओके, फिर से देखिए, इसको इधर करके मैं दिखा रहा हूँ। ओके, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है शायद, तो मैं इधर कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सब सेम ईएमएफ होता ना तो क्या होता वो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता, ई इक्विवेलेंट, दूसरे कलर से ब्लैक से इधर बना रहे हैं ना, स्पेस नहीं है इधर, ई इक्विवेलेंट होता इसका, और आर इक्विवेलेंट होता नीचे, और इधर क्या होता E1/R1, तो इसको 1/R1 लिखते क्योंकि ई सेम लेना है मुझे इस बार, प्लस 1/R2 प्लस ऐसे से होता, राइट। अब ये इतने चीज़ को आप क्या लिखेंगे? 1/R1 1/R2, ये क्या है? यही तो 1/R इक्विवेलेंट है। यही क्या है? 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये आर इक्विवेलेंट से आर इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही तो आ गया, सिंगल जो था वही तो आ गया। यानी ये जब इक्वल पैरेलल में लगाते हैं तो एक के बराबर हो जाता है। तो ये ई एम टाइम्स ई था, तो एम ई कितने बार भी लिख दीजिए वो एम ई ही रहेगा। तो इस मिक्स ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट ईएमएफ तो एम ई रहा, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एम आर बाई एन आ गया। अगर ऐसे सेल को आप इसको अगर एक बैटरी एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिए, ऐसे सेल को इधर एक रेजिस्टर ऐसे लगाकर और उससे ये लीजिए कनेक्ट कर दिए, तो ये सब मिलकर कितना करंट सप्लाई करेगा, कितना एम्पियर करंट भेजेगा? ये आर ओम का अगर है तो कितना भेजेगा? तो टोटल ईएमएफ सर लिख दीजिए एम ई, टोटल रेजिस्टेंस लिख दीजिए, इन सब का रेजिस्टेंस आया था एम आर बाई एन, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो एम आर बाई एन प्लस कैपिटल आर। तो इतने एम्पियर, इतने आई इधर से ये सेंड करेगा, इतने एम्पियर का करंट ये इधर से सप्लाई देगा। अब ये करंट मैक्सिमम करने का कंडीशन पूछता है कि ये सबसे ज़्यादा करंट कब फ्लो करेगा, आखिर क्या कॉम्बिनेशन इसका रखें हम, एम और एन का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, कितना इन सबको रखें ताकि ये ज़्यादा करंट खींच सके इन सब बैटरी से। तो उसके लिए कंडीशन आता है मैक्सिमम करंट का कि इंटरनल इन सब का जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया था ना एम आर बाई एन, उसी के बराबर रखना पड़ता है एक्सटर्नल रेजिस्टर को इसको। तो ऐसे कंडीशन में इन सारे बैटरी से सबसे ज़्यादा करंट खींच पाता है ये रेजिस्टर, याद रहेगा ये। तो मैक्सिमम करंट होने का कंडीशन है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पूरा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। सेल कैसे कनेक्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल जो वीडियो जस्ट इस वीडियो के पहले अपलोड किए हैं उसको जाके देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल उसमें सॉल्व किया हुआ है इस पे बेस्ड। 12 नंबर कॉन्सेप्ट KCL एंड KVL। KCL का फुल फॉर्म सर क्रिचॉफ्स करंट लॉ, KVL मतलब क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ तो एकदम आसान है, वोल्टेज लॉ समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट जीरो होगा। जंक्शन मतलब जंक्शन उस स्टेशन को बोलते हैं जहाँ पे 2-3 जगह अलग अलग लोकेशन में जाने वाली ट्रेन मिलता है, एक जगह इधर से आने वाला इधर से आने वाला, तो जंक्शन यहाँ बोलेंगे। इधर से आ रहा है करंट, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है या जा रहा है, कुछ तो है यहाँ पे पता नहीं है मुझे, वो एक जगह मिल रहा है सब, तो इसको जंक्शन एक बोले।
तो जंक्शन पे टोटल करंट जीरो, मतलब आने वाला करंट प्लस जाने वाला करंट सबका सम करें तो जीरो आना चाहिए। अब आने वाले को प्लस लिखना है साइन कन्वेंशन, और जाने वाले को माइनस लिखना है। जो जा रहा है आपकी ज़िंदगी से उसको माइनस करते चलते हैं, और जो आ रहा है उसको ऐड करते चलते हैं। तो ये आ रहा है इधर से 2 एम्पियर। यहाँ पे देखिए हम जंक्शन रूल, हमको एक्स निकालना है। फाइनली क्या पूछा है इसमें, एक्स निकालिए KCL यूज करके। तो पहले यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि इसमें पता रहेगा तब तो यहाँ पे लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें तो दो अननोन है, एक्स भी पता नहीं है और इसमें भी पता नहीं है कितना है। तो पहले इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 पता है, 1 पता नहीं है। ओके सर, आने वाले को प्लस लिखिए, जाने वाले को माइनस। तो आने वाला पल जाने वाला है भाई, देखिए आने वाला पल कौन आ रहा है 3, तो +3 लिख दिए। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है कि प्लस है ये। आने वाला 2 +2, अरे ये तो जाने वाला है, जो जा रहा है। जाने वालो जरा उड़ के देखो यहाँ, देखिए ये 1 एम्पियर जा रहा है, -1 लिखना पड़ेगा सर। और इसमें क्या है पता है ही नहीं, जो पता नहीं है उसको आप कुछ भी x y z कुछ भी मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं इसमें y है। अब ये y आने वाला है कि जाने वाला है पता नहीं है, तो उसमें साइन पुट नहीं करना है। जिसके बारे में पता है कि जा रहा है क्या रहा है उसमें साइन पुट करना है। अब y अगर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट हम लोग +y लिखेंगे हमेशा। और अगर ये आ नहीं रहा होगा, जा रहा होगा, तो अपने आप y का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। y का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस। ओके, तो हम प्लस में लिखे, +y लिखने का मतलब है कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये आने वाला है। अगर आंसर भी y प्लस में ही आएगा तो मैं समझ लूँगा कि सच में y यहाँ आ रहा है जंक्शन पे। परंतु मैंने तो y को प्लस में लिखा है, मतलब ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ये आने वाला है। लेकिन अगर ये जाने वाला होगा यहाँ से, तो y का वैल्यू उल्टा आएगा, माइनस में आएगा। देखते हैं क्या आ रहा है। सम ऑफ करेंट को मैं क्या लिख दिया, 0। 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 + y बराबर 0, तो y बराबर -4 आया। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि सर आप जो सोचे हैं उसका उल्टा आया है। मतलब हम y को प्लस लिए थे, मतलब आने वाला सोचे थे, लेकिन माइनस आ गया, यानी ये जा रहा है। जा भाई जा, ऐसे जा रहा है इधर से, तो चला जाएगा इधर। तो अभी पता चल गया कि अच्छा गुरु, इधर से 4 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है। अब इस जंक्शन में फिर से लगाएंगे, इस जंक्शन पे फिर से क्या लगाएंगे, KCL। ओके, इस जंक्शन पे आइए KCL लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस जंक्शन पे KCL, आने वाला पल कितना है, 4 +4, और कोई आ रहा है क्या, इधर से आ रहा है 1 +1। ये जा रहा है, तो जा रहा है तो जाओ भाई ज़िंदगी से, -2 हो जाओ। और इसके बारे में पता नहीं भाई ये आ रहा है कि जा रहा है, तो इसको हम +x करके लिख देंगे। अगर ये जा रहा होगा तो अपने आप माइनस में आंसर आ जाएगा, और अगर आ रहा होगा और मैंने प्लस लिखा है, मतलब आते हुए माना है, और आंसर भी प्लस आएगा, तो मैं मानूंगा कि ये आ रहा है। जंक्शन पे टोटल करंट कर दीजिए सर 0। 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, +x बराबर 0, तो x = -3। माइनस का मतलब है सर कि ये जा रहा है, तो आंसर हो गया x = 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर जंक्शन से दूर जा रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है। समझ गए पूरा। KCL अच्छे से समझ में आ गया कैसे लगाते हैं। आइए अब KVL पे बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, अब आप लिख लिए होंगे। चलो भाई इरेज, ये सब ठीक है, हो गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये KVL, काफ़ी डाउट रहता है स्टूडेंट्स का इसमें। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पहले क्या इसका स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में या क्लोज लूप में, सर्किट या लूप क्या होता है, तो पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि लूप को कंप्लीट करे। तो ये इसको बोलते हैं पैसिव, जो खाता है पैसिव, और जो सप्लाई करता है उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ये KVL बोलता है ना कि I × R, जहाँ भी रजिस्टर मिलेगा क्या लिख दीजिए, IR, और उसका सम कर दीजिए, प्लस जहाँ भी सेल ऐसे बैटरी मिलेगा उसका EMF लिख दीजिए ऐसे, और सबका EMF का सम कर दीजिए।
तो ये दोनों मिलाकर पक्का 0 आएगा। कौन दोनों मिलाकर 0 आएगा सर? तो ये है IR है कि ये कितना खा रहा है, और ये EMF है कि ये कितना सप्लाई दे रहा है। तो जितना सप्लाई आएगा उतना ही ना सब मिलकर खाएगा। तो ये हो गया टोटल कंज्यूम्ड वोल्टेज और टोटल सप्लाइड वोल्टेज का सम हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। अब इसको अप्लाई करने से पहले साइन कन्वेंशन सीखना है। साइन कन्वेंशन क्या सीखेंगे कि जब भी हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस से माइनस की तरफ, देखिए हाई से लो की तरफ, ध्यान से, ये मेन चीज़ है। जब भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएंगे, मतलब हाई मतलब पहले ज़्यादा क्लास में पढ़ रहे थे, हाई मतलब 12 क्लास में थे और बाद में 11th में चले गए, ये तो गलत हो गया। तो माइनस लगेगा, मतलब निगेटिव करके लिखना है EMF को भी और IR को भी। एग्जाम्पल अभी लेंगे, अभी डरिए मत। या उल्टा अगर होगा, अगर आप लो से हाई गए, ये तो अच्छा बात है, पहले 11th में थे बाद में 12th क्लास में चले गए, तो आप प्लस हैं, प्लस, तो पॉजिटिव लगाना है। हाई टू लो निगेटिव, लो से हाई पॉजिटिव। याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखेंगे कि हाई से लो, वाह अरे वाह 12 में थे और 11th में आ गए, गलत काम हुआ है तो डंडे पड़ेंगे, माइनस लगेगा यहाँ। और लो से हाई मतलब 11th में थे और पास हो गए, 12 में चले गए, तो इनाम मिलेगा, कुछ पॉजिटिव वर्क आपने किया है, ऐसे याद रखना है। ये सिंपल सा सर्किट है, इसमें बिना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किए हुए करंट कितना होगा बताइए। बाद में हम KVL से करंट निकालेंगे। तो बिना KVL लगाए करंट होता है सर, टोटल EMF लिख दीजिए और टोटल रेजिस्टेंस 3, 2, 5 और 1, 6 रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट आया। अब KVL सिखाने के लिए मैं KVL से ये 2 एम्पियर लाकर दिखा रहा हूँ। अभी किससे मैं लाऊंगा? KVL लगाकर। तो आइए देखते हैं KVL लगाकर आ रहा है कि नहीं। तो KVL मैं लगा रहा हूँ ABCDA, लूप का नाम लिख देते हैं। लूप कौन सा मैंने लिया है? ABCDA, जहां से शुरू किया वहीं खत्म। अब आपको इस लूप पे चलना है। कहां से चलना है सर? जो आपने एक बार नाम लिख दिया उसी को फॉलो करना है। मतलब पहले A से B जाना है, ये नहीं कि A से D चलेगा, ऐसा नहीं, या B से A नहीं आना है। जो लिख दिया एक बार मैंने, आपको मन है तो अलग भी लिख सकते हैं, DCBAD भी लिख सकते हैं। जो भी आप यहाँ लिखेंगे लूप, उसी को फॉलो करना है। तो A से B चलना है हम लोग को। करंट कैसे जा रहा है उसको पहले आप लिख दीजिए। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। करंट के जाने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। साइन आपके जाने से डिपेंड करेगा कि आप किधर लूप लिए। आपने लिया A से B, A से B चलिए, टिक 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 टिक। रास्ते में न तो बैटरी मिला न रजिस्टर मिला, कुछ नहीं मिला सर, तो हम कुछ भी इन दोनों में से नहीं लिखेंगे। B पे आ गए, अब B से C चलते हैं भाई। B से C चलना है, चलो भाई B से C। B से C की तरफ गए, ये क्या, एक रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर से पूछेंगे भाई साहब कितना वोल्ट खाए हैं आप, कितना वोल्ट खाइएगा या खाए हैं, तो ये बोलेंगे कि सर मैं V = IR खाता हूँ। कितना वोल्टेज मैं खाता हूँ? I × R। इसमें करंट कितना है उसी को मैं I कंसीडर किया हूँ, तो I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो I × 3 बोलेगा कि मैं सर 3I खाऊंगा। प्लस की माइनस, तो मेन अभी ये मुद्दा है, प्लस की माइनस 3I लिखें। 3I तो लिख देंगे हम, लेकिन प्लस की माइनस, तो उसके लिए देखिए ये एरो किधर दिया है? उधर। और करंट किधर जाता है? हाई से लो की तरफ जाता है, यानी करंट चूंकि उधर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा और यहाँ पे क्या होगा? लो वोल्टेज। तभी तो करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है, राइट। अब करंट तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं किधर जा रहा हूँ? ये देखिए, मैं B से C जा रहा हूँ, C से B मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ B से C। तो B से C जाते जाते मुझे रास्ते में पहले कौन मिला? हाई वोल्टेज मिला। बाद में कौन मिला? लो वोल्टेज मिला। क्योंकि मुझे B से C की तरफ जाना है ना, तो B से चालू जब किए तो पहले हाई मिल गया, फिर लो वोल्टेज मिला। अच्छा सर, हाई से लो में गए, माइनस लगा लीजिए, तो -IR, -3 × I, 3 × I या I × 3, जो भी लिख सकते हैं आप, लिखिए। यहाँ आ गए, यहाँ आके आराम नहीं करना है, अभी पूरा सर्किट में घूमना है। और आगे गए और आगे गए, अच्छा फिर से मिला, इससे पूछेगी बता भाई कितना खाया है तू, तो ये बोलेगा सर मैं भी उतना ही खाया हूँ, I × 2 मेरे में लिख दीजिए, क्योंकि मैं 2 ओम का हूँ ना।
करंट तो वही है आई, लेकिन रजिस्टर 2 है तो आई इंटू 2 लिखेंगे। तो ये 2i खाया, प्लस की माइनस। तो अभी इसके लिए अब ये हाई लो नहीं देखेंगे, इसके लिए देखेंगे कि कौन हाई है और कौन लो है। तो चूंकि इसमें भी करंट राइटवर्ड जा रहा है और इसलिए इसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज किसके रेस्पेक्ट में था, बी से लो पे था। मतलब बी अगर 10 वोल्ट पे होगा तो ये 5 वोल्ट पे होगा, तो ये 5 पे होगा तो ये और कम पे होगा, 2 पे होगा। यानी BC को हम देखें तो ये हाई पे हो गया और ये लो पे हो गया। कैसे? क्योंकि करंट देखिए उधर एरो दिया हुआ है ऐसे। अब हम किधर से किधर चल रहे हैं, B से C की तरफ। पहले कौन मिला, हाई, फिर कौन मिला, लो। पहले हाई मिला फिर लो मिला, माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू आई माइनस 2i। समझ में आ गया इतना? और चलिए नीचे चलते हैं, नीचे आ जाइए। C से D आए, C से D आए, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला भाई। D से A अब चलते हैं, D से A। एक रजिस्टर मिल गया, पूछेंगे कितना खाएगा भाई, तो ये बोलता है आई आर खाता हूं सर मैं, आई इंटू 1। इसमें 1 एम्पियर, 1 नहीं, आई करंट है और 1 इसका रेजिस्टेंस है, तो आई इंटू आर मैं खाता हूं। प्लस की माइनस, तो देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी इधर हाई वोल्टेज होगा और इसके इधर लो वोल्टेज होगा। हाई से लो ही तो जाता है करंट, पहले हाई मिला तब लो मुझे मिला, हाई से लो माइनस, तो आई इंटू 1 माइनस आई इंटू 1 यानी 1i, आई 1i माइनस में लिख दिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1i हो गया। अभी A तक जाना है हमको, A तक, क्योंकि वापस देखिए A लिखा हुआ है। आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ आ गए, बैटरी मिल गया। पहले लो वोल्टेज मिला फिर हाई वोल्टेज मिला बैटरी का। देखिए हम इधर से आ रहे थे ना, D से A आना है, D से A। तो D से A आते समय पहले निगेटिव यानी लो वोल्ट मिला और बाद में हाई वोल्ट मिला। लो से हाई पॉजिटिव, तो 12 वोल्ट का बैटरी है तो प्लस 12। ऐसा करते ही हम आ गए A पे, वापस A पे आ गए। तो इतने सब का सम को लिख देना है 0। इसी को तो KVL बोलते हैं। अब इसी से देखिए आई का वैल्यू पक्का आ जाएगा, जो पिछले बार आया था 2 एम्पियर वही आना चाहिए। देखते हैं, -3 -2 -5 और -1 -6i प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये 6i को उधर ले जाइए, 6i इक्वल टू 12, सो i इक्वल टू 12/6 यानी 2 एम्पियर देखिए आ गया। तो क्या समझे इससे कि किरचॉफ्स लॉ यूज करने में साइन कन्वेंशन एकदम केयरफुल होके अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन। समझ में आ गया पूरा बात? अब कभी कभी ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, वो आपको पूरा सर्किट नहीं देकर सर्किट का एक पार्ट दे देगा और पूछेगा कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन एक है जो कि सीख ले रहे हैं, क्योंकि ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। VA माइनस VB बताना है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई सोचेगा सर वो सर्किट कंप्लीट है ही नहीं, वो सर्किट तो इनकम्प्लीट है, कैसे करेंगे? तो आपको ये नहीं देखना है इनकम्प्लीट है, आपको ये सोचना है कि अगर ये पूछ दिया A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कुछ बैटरी लगा होगा और इसी का वोल्टेज बताना है। मतलब ये टर्मिनल A पे है और ये टर्मिनल B पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। समझ गया कितना है? तो लेकिन एग्जाम में ये वायर नहीं दिया रहेगा, ऐसे हटा देगा और खाली लिखा रहेगा कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्या होगा? तो आपको A से चालू करना है यहाँ से, ठीक है? देखिए मैं लिख रहा हूँ कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल होगा VA, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? VA। क्लियर? अब यहाँ से आगे बढ़िए, आगे बढ़े आगे बढ़े। करंट देखिए उधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, यानी पीछे हाई होगा आगे लो होगा। इधर लिख दे रहे हैं हाई, इधर लो, क्योंकि करंट उधर जा रहा है और मैं आगे चल रहा हूं। तो मुझे पहले हाई मिल गया फिर लो मिला, हाई मिला फिर लो मिला, निगेटिव लगेगा। पूछे कितना खाएगा तू, तो ये बोलेगा IR सर मैं IR खाता हूं, यानी 2 × 3 6 खाता हूं, तो -6 लिखेंगे क्योंकि मुझे पहले हाई मिला फिर लो। फिर यहाँ आ गया बैटरी का, पहले निगेटिव लो मिला फिर हाई मिला, पहले लो मिला फिर हाई। इसका कुछ वोल्टेज ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये दिया रहेगा 5 वोल्ट और ये मान लेते हैं दिया है 2 वोल्ट, ऐसे दिया है।
तो 5 वोल्ट को क्या लिखेंगे, लो से हाई गए तो +5 लिखेंगे, +5, क्योंकि देखिए यहाँ लो से हाई जाने पे प्लस लिखते हैं तो +5 लिख दिए। ओके, फिर से एक रजिस्टर मिला, तो इस रजिस्टर के लिए करंट तो देखिए वैसे लिया हुआ है, उधर जाता हुआ करंट लिया हुआ है उस तरफ, कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का, तो ये रेजिस्टेंस भी 2 है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4, +4 की माइनस, तो पहले देखिए लो मिला फिर हाई, क्योंकि करंट उधर जा रहा है ना, नहीं तो हाई से लो करंट जाता है, करंट किधर से किधर जाता है, हाई से लो, और हमको रास्ते में पहले कौन मिला, हाई मिला, फिर लो मिला, तो हाई से लो क्लास 12 से 11 क्लास माइनस लगेगा, माइनस कितना लगेगा, जितना ये खाएगा, कितना खाएगा, तो करंट भी 2, रेजिस्टेंस भी 2, 2 × 2 4, फिर मिल गया एक बैटरी, बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल मिल गया, पॉजिटिव, तब निगेटिव, यानी पहले हाई मिल गया फिर लो, हाई से लो किधर है, हाई से लो माइनस लिख दीजिए, तो ये 2 वोल्ट का है ना, तो -2, फिर से एक रजिस्टर मिला, इसमें IR लिखते हैं, इसमें करंट था 2, रेजिस्टेंस है 1, 2 × 1, किधर को करंट जा रहा है सर, उधर B की तरफ जा रहा है, यानी इसके लिए ये हाई होगा ये लो, तो मुझे रास्ते में पहले कौन मिला, हाई मिला फिर लो मिला, हाई लो माइनस लगेगा, तो -2 × 1 IR लिखे थे तो 2, ये सब मिलाकर जैसे ही ये सब मिला, इस बार 0 नहीं लिख देंगे, इस बार 0 नहीं लिखना है, इस बार जैसे ही ये मिला, कहाँ का पोटेंशियल मिल गया, VB का, हम कहाँ पे पहुंच गए, B पे, तो इसको = VB लिखना है, राइट। अब VA - VB पूछा है, तो VB को इधर ले आएंगे और इन सबको उधर लेकर चले जाएंगे, तो VA - VB मिल जाएगा, तो VA - VB कितना होगा देखिएगा, VA -6 + 5, -6 + 5 कितना आएगा, -1, ये दोनों का काम हो गया, और -4 करेंगे इसमें तो -5 हो जाएगा ये, फिर से -2, -7, -2, -9, कुल मिला के देखिए माइनस को ऐड कर दीजिए, 6 4 10 2 12 2 14, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, तो -9 हो गया ना, क्योंकि माइनस में 14 था और प्लस में 5 था, तो -9 आया, और इधर = VB आ गया, VB को इधर ले आइए और 9 को उधर ले जाइए, तो VA - VB = 9 वोल्ट आ गया, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का हो गया, 9 वोल्ट। फिर से एक बार पीछे जाकर आराम से देख लीजिए कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, इस टाइप के, और आप KVL भी मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर का यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, दो सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए कि उनका EMF का रेशियो क्या है, राइट, ये सब कुछ एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का। तो आने वाले लेक्चर में, मतलब डे 5 में, हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।